देखिए, G20 एज सच कोई पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म नहीं है। G20 एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर कही गई बातें कोई बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं होती हैं। वज़ीर आज़म ने और सरकार ने हमारी ये तासुर देने की कोशिश की है कि G20 कोई बहुत बड़ा अहम कोई प्लेटफॉर्म है, और हम उसके सदर हैं तो अब हम विश्व गुरु बन गए, और ये और वो, इस तरह ये सारा इलेक्शन प्रोपेगेंडा हमारी सरकार ने किया है। वरना इससे पहले इंडोनेशिया G20 का प्रेसिडेंट था, तो इंडोनेशिया विश्व गुरु तो नहीं बन गया, और इसके बाद अब ब्राज़ील प्रेसिडेंट बन गया है, तो ब्राज़ील विश्व गुरु तो नहीं बन गया। तो ये कोई फॉर्मल बॉडी तो है नहीं। G20 एक इनफॉर्मल बॉडी है जो ट्रेडिंग के और आपसी कारोबार, कुछ ममालिक के बीच आपसी कारोबार कैसे बढ़े, कैसे तरक्की करे और कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, सिर्फ इस गर्ज से है। स्ट्रेटजिक मामलात में, सिक्योरिटी के इश्यूज़ में या पॉलिटिकल इश्यूज़ में, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कुछ करने का इख्तियार, मैंडेट G20 के पास नहीं है। इसलिए इस फोरम पर अगर ये तकरीर की गई है तो ठीक है, एक आलमी प्लेटफॉर्म पर एक सही बात तुर्की के सदर ने एक इंसाफ पसंद बात वहाँ की है, लेकिन इसके असरात होंगे कोई, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये बात तो यूनाइटेड नेशंस में ही किए जाने की है, या फिर यूनाइटेड नेशंस से जो रिलेटेड इदारे ह्यूमन राइट्स के, रिलीजन फ्रीडम के हैं वहाँ है, या फिर OIC ने जैसे स्टैंड लिया था वही स्टैंड बहुत सख्ती के साथ लिए जाने की ज़रूरत है। और जो इस्लामोफोबिया है, जब तक यही मुस्लिम ममालिक जो आप यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप इन ममालिक का जो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, या कुरान हकीम की बेहुरमती कर रहे हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर रहे हैं, ये ममालिक मुस्लिम 57 मुस्लिम ममालिक अगर इनका इकनॉमिक बाइकआउट नहीं करते तो तकरीर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सीधी बात है। तो ये माना जाए कि मतलब सिर्फ बयानबाजी है, बयानबाजी करके अपने कंसर्न का इजहार है। बहरहाल सिर्फ एक कंसर्न का इजहार कर दिया तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक आलमी सतह की गैदरिंग में, एक जलसे में आपने एक तकरीर कर दी है। ये उस एक तकरीर से ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे हम लोग पब्लिक मीटिंग्स में जाते हैं और वहाँ पर भी तकरीरें करते हैं, तो वो इससे एक आवाम खुश होते हैं वो तकरीर सुन के। ये इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है, जब तक OIC ये तय नहीं करती कि हम इन ममालिक को मुजरिम ममालिक करार देंगे और इनसे हमारे कोई भी सियासी, सिफारती, तिजारती ताल्लुकात नहीं होंगे इन ममालिक से, तब तक ये मामलात रुकेंगे नहीं, और ये इस किस्म के वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे। उन्होंने कोशिश तो यही की है। अब ये तो पूरे आलमी मीडिया ने इसको लिखा है, सारी दुनिया में लिखा गया है कि भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 के समिट को अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया, और जो बाइडन ने 2024 नवंबर 2024 में US के सदारती इंतखाब के लिए अपने कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया। तो ये तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन जिस तरीके से पब्लिसिटी की गई मीडिया में, और जैसे दिल्ली को जिस तरीके से बिल्कुल ही बंद करके रखा गया, और गरीब लोगों को जो असल है हमारे मुल्क का, उनको पर्दों, 7 पर्दों के पीछे छुपाने की कोशिश की गई। जो यहाँ पर हमारे कल्चर, हमारी तहजीब में जो गलाजत और जो गंदगी हम सड़कों पर और हर जगह, हर पब्लिक प्लेस पे हमको दिखाई देती है, उसके ऊपर DDT का पाउडर छिड़कने की कोशिश की गई है चंद 4 दिन के लिए। ये सब इलेक्शन के मद्देनज़र है और कुछ। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स कर रहे हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, और G20 में ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये सब ख़याली पुलाव है जो इलेक्शन में आवाम को मुतासिर करने के लिए एक कोशिश है उसकी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि G20 का असर इंतखाबात पर होगा। इंतखाबात अभी 8 महीना दूर हैं, तब तक तो गंगा, जमुना, सरस्वती और कितनी नदियां हैं, उन सब में बहुत पानी बह चुका है। G20 कोई फॉर्मल बॉडी नहीं है, ऐसी बहुत सारी बॉडी है। सिर्फ ब्रिक्स एक बॉडी है, क्वाड्स एक बॉडी है, सार्क एक बॉडी है, नॉन अलाइंड मूवमेंट एक बॉडी है। बहुत सारे मुल्कों ने ऐसे मिल के ऐसे अपने इश्तराक कायम कर रखे हैं। ये इनफॉर्मल बॉडीज़ हैं, ये आपस में तिजारत करने की गर्ज से बनी है। इनका कोई भी सियासी या सिफारती ताल्लुक़ नहीं है आपस में। बहुत से ममालिक एक दूसरे के मुखालिफ हैं,
इसमें जैसे रूस चीन अमेरिका के मुखालिफ है, मगर एक ही बॉडी में है। तो रूस आया नहीं, चीन आया नहीं, यूक्रेन भी है, यूक्रेन ने मजाक उड़ाया बैठ के अपने यहाँ कि जो कॉमन यहाँ पर कंसेंसस रेजोल्यूशन आया ये मजाक है, इसका कोई वो नहीं है। तो ऐसी मीटिंग्स बहुत सारी होती हैं, चली जाती हैं, ऐसे सम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन इनका कोई इम्पैक्ट आपस में तिजारत के गर्ज से हो सकता है कि भाई ठीक है 10 आदमी मिलके कहें आपस में एक दूसरे के ट्रेड पार्टनर बन जाएं और वो एक कंपनी बना लें, तो ये उसी तरह की एक कंपनी है, उससे ज़्यादा नहीं है कुछ। लेकिन देश के लिए तो गौरव की बात है ना तस्लीम रहमानी साहब, एक मेहमान नवाजी का मौका मिला। नहीं, गौरव हमको इससे ज़्यादा पहले हासिल हो चुका है ना। जो एक्चुअल फोरम हैं जिन्हें खुद देखिए, सार्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, जो साउथ एशियन जो अलायंस था, रीजनल अलायंस, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें श्रीलंका है, भूटान है और नेपाल है, ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। इनके साथ हमारे सिफारती और सियासी ताल्लुकात अच्छे हों और उसके साथ में तिजारती कॉरिडोर यहाँ हम बनाएं, जिसकी बात एक लंबे ज़माने से हो रही है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना चाहिए। ये बहुत 20-25 साल से बात हो रही है। अगर हमने ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लिया होता तो चीन से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी हमारी होती है। अब आप देखिए, अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार मिलें तो बहुत बड़ा एक ग्रुप बनता है ये, और एशिया में इससे बड़ा कोई दूसरा ग्रुप नहीं रहेगा, मंडी के एतबार से भी और प्रोडक्शन के एतबार से भी। लेकिन इस पर आपने कोई काम नहीं किया। चीन ने जो है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल बना रखा है ऑलरेडी, उसमें 100 से ज़्यादा ममालिक मौजूद हैं, वहाँ पर हमारा मुल्क जाता नहीं है शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में। इसी तरीके से आसियान है, आसियान एशियन कंट्रीज़ का, उसका भी एक इम्पोर्टेंस है अपनी जगह। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो सबसे बड़ा मूवमेंट था यूनाइटेड नेशंस के बाद इस दुनिया का, जिसे कायम करने वालों में भारत सबसे ज़्यादा, जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। मार्शल टीटू, जवाहरलाल नेहरू और जमाल अब्दुल नासिर, इन 3 लीडर्स ने मिलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया था। 150 ममालिक उसके मेंबर थे, 150 ममालिक। और उसका इजलास यहाँ इंदिरा गांधी उसकी सदर रही हैं। यहाँ मेजबानी कर चुके हैं हम 150 ममालिक की मेज़बानी कर चुके हैं, उनके सदर और उनकी। तो उस वक्त ये इलेक्शन लड़ने के लिए मीडिया हाइप देने की इंदिरा गांधी को ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए कि इंदिरा गांधी अपने आप में इतनी मजबूत लीडर थी कि उसे इस किस्म के प्लेटफॉर्म की पब्लिसिटी के ज़रिए अपना इलेक्शन जीतने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने काम पे वैसे ही इलेक्शन जीतती थी। मोदी साहब के पास कुछ दिखाने को, कुछ काम दिखाने को है नहीं, इसलिए वो फर्जी चीज़ों को आईने में चमका के दिखा के वोट हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ा गौरव नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा बड़े गौरव भारत बहुत पहले प्राप्त कर चुका है। अभी तो आप इस पर क्रिटिसिज्म कितना हुआ, नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो मीटिंग्स हुई उसमें क्या क्रिटिसिज्म था। 1500 जर्नलिस्ट थे उसमें, और तमाम जर्नलिस्ट को आज़ादी थी कि वो सवालात पूछे हेड ऑफ द स्टेट से। यहाँ तो सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी। अमेरिकन डेलीगेशन को रिफ्यूज़ कर दिया कि साहब कोई ज्वाइंट कम्युनिके नहीं जाएगा, कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। मीडिया के लोग यहाँ आज़ाद नहीं थे इस वक्त, उस वक्त मीडिया आज़ाद था। तो कितना बड़ा फ़र्क है यहाँ पर। की ना अपने वहाँ पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम जहाँ पर जो वेन्यू है कन्वेंशन का, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त होस्ट कंट्री क्यों नहीं दे रही? आप किससे डरते हैं? तो ये खौफजदा सरकार मीडिया के एक सवाल को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आप डरे हुए थे कि अमेरिका में जो एक सवाल कर दिया था, सिर्फ एक ही सवाल किया था वॉल स्ट्रीट जर्नल की जर्नलिस्ट ने, वहाँ आपने यहाँ पर अपने मुल्क में उस सवाल की भी इजाज़त नहीं दी। तो वो बात उन्होंने जाके दूसरी जगह कह दी, क्या फ़र्क पड़ गया? तो ये जो ऐसी गैर दानिशमंदाना हरकतें हैं कि आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप पब्लिसिटी दें और लोगों को सवाल करने की इजाज़त न दें, गरीब लोगों को 7 पर्दों के पीछे छुपा दें, आप मज़दूरों के कारोबार को बंद कर दें, रेहड़ी पटरी वालों को सड़क से हटा दें। यहाँ दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी ट्रेडिंग की जो होल सेल की मार्केट, सारे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, आप एक हफ्ते के लिए सबको बंद कर दें, हज़ारों करोड़ रुपए का कारोबार आप बर्बाद कर दें एक हफ्ते के, तो गौरव किस बात का है? ये तो क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स हैं, गौरव के नहीं है। तौर पर किया ना एहतियातन।
तो क्या एहतियात उस वक्त सुरक्षा के जरूरत लिए। नहीं थी जब 150 हेड ऑफ द स्टेट आ रहे थे? उस वक्त सुरक्षा जरूरी नहीं थी? और अगर आपके होते हुए सुरक्षा इतनी वुल्नरेबल हो गई है कि आपको दिल्ली बंद करनी पड़ रही है, तो सरकार की नाकामी है ये, कि सुरक्षा का इतना बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया कि एक हेड ऑफ द स्टेट की को सिक्योरिटी देने के लिए आपको पूरी दिल्ली बंद करनी पड़ेगी, दिल्ली के शहरियों को बंद करना पड़ेगा, आपको जेल बना देना पड़ेगा दिल्ली को, आपको सारे कारोबार बंद करने पड़ेंगे, बाहर से दूध के, सब्जी के, फलों के और जो दूसरे ट्रक्स आते हैं दिल्ली के बाहर से, सबको आप बंद कर देंगे। आप सदर बाजार को, चांदनी चौक को बंद कर दें, वहाँ तो नहीं जा रहे थे हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट को रहना था एनडीएमसी के एरिया में, तो आपको सदर बाजार, चांदनी चौक और चावड़ी बाजार बंद करने की क्या ज़रूरत थी? तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी मार्केट आपने बंद की, इससे जो नुकसान हज़ारों करोड़ का व्यापारियों को हुआ और गरीब लोगों को हुआ, जो रेड़ी पटरी वाले हैं, रोज़ाना सुबह को दुकान लगाते हैं, कहीं पटरी पे बैठ के अपना माल बेचते हैं, शाम को उनके घर में उससे चूल्हा जलता है, एक हफ्ते के लिए आपने बंद कर दिया। तो इसमें गौरव की बात कौन सी है? ये तो आपकी नाकामी को आपको इसमें दर्शाता है। कोई गौरव की बात नहीं लगती इसमें? मेरे लिए एक रूटीन है ये, ना ये गौरव की बात है, ना ये कोई शर्म की बात। ये एक रूटीन की मीटिंग थी जिसका आपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए गरीब लोगों को परेशान किया। इनको परेशान किए बगैर भी ये G20 ऐसे ही हो सकता था, लेकिन उससे आपको कैमरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एक कैमरा क्रेजी पर्सन ने अपनी तस्वीर को नुमाया करने के लिए हज़ारों गरीबों की रोज़ी पे एक हफ्ते के लिए लात मार दी।